द चेंज ऑफ प्रोटॉन नंबर। तो मैंने कहा कि किसी न्यूक्लियर रिएक्शन में चेंज न्यूक्लियस के अंदर आती है और वो किसी पार्टिकल के लॉन्च होने की वजह से हो सकता है, राइट? चेंज ऑफ प्रोटॉन नंबर। डन हो गया? अब बेटा अगली बात ध्यान से सुनना, किसी भी केमिकल रिएक्शन में मास चेंज नहीं होता, मास कंजर्व्ड होता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में बच्चों, न्यूक्लियर रिएक्शन में लाजमी मास ही चेंज होता है। जो पेरेंट साइट का मास होता है, ये पेरेंट न्यूक्लियस है इस तरफ, पेरेंट न्यूक्लियस का जो मास होता है वो हमेशा ज्यादा होता है और जो डॉटर न्यूक्लियाई का मास होता है वो हमेशा कम होता है। जो डिफरेंस होता है मास का, तो जाया कहां हुआ, कहां गायब हो गया? वो जो जाया होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और वो एनर्जी कैसे निकाली जाती है? E इक्वल्स टू, आपने mc² तो सुना होगा ना, ये है E इक्वल्स टू डेल टाइम इंटू c², जिसमें डेल टाइम क्या है? मास चेंज, मास लॉस्ट, मास डीकेड, डिसइंटीग्रेटेड मास। तो पेरेंट और डॉटर के मास में जो फर्क होता है वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर वहां से रिलीज हो जाता है हमेशा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, in a nuclear reaction, a fraction of the total mass, a fraction of the total mass always converts slash decays, always converts or decays into energy. Always converts or decays into energy. And hence nuclear reactions always release energy. Always release energy. All right. जाने बेटा, राइट। एक और रिएक्शन देखते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस ऑलवेज रिलीज एनर्जी। बच्चों ने पढ़ा होगा ना एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब हम कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन एंडो एक्सो नहीं होते, वो हमेशा एक्सो होते हैं। दे ऑलवेज रिलीज एनर्जी, राइट। तो जहां आपने पॉइंट लिखा है, क्या वहां उस पॉइंट के साथ आप ये लिख सकते हो कि, जल्दी से लिख दो, शाबाश। यह एनर्जी रिलीज्ड। बेटा जो ई है वो इंडिकेट कर रहा है एनर्जी रिलीज। डेल टाइम है फ्रैक्शन of total mass decayed during reaction. Fraction of total mass decayed during reaction. और C एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर है। जल्दी जल्दी नोट कर लो, शाबाश। C is a constant equal to speed of light and vacuum. नहीं, ये नहीं लिखना, बस ये जो मैंने यहां सामने लिखा है वो लिखना है। आपको पता है ना कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में कितनी होती है? 3×10⁻⁶ C की वैल्यू स्पीड ऑफ लाइट के बराबर है वैक्यूम में। इट्स अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हियर।
तो बेटा अगर आपको कहा जाए कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और उस न्यूक्लियर रिएक्शन में, अब मिसाल है, इसको कॉपी नहीं करना, एक न्यूक्लियर रिएक्शन हुआ और उस न्यूक्लियर रिएक्शन में फॉर एग्जांपल 5.7 10 टू द पावर -29 kg का मास जाया हो गया, यानी पेरेंट न्यूक्लियस और डॉटर न्यूक्लियस के दरमियान में जो फर्क है मास का, वो इतना फर्क है, इतना जाया हो गया, तो आप हाउ टू कैलकुलेट एनर्जी, कैसे निकालोगे कितनी एनर्जी रिलीज हुई है? बस इस वैल्यू को यहां पे पुट कर दोगे डेल्टा एम में, यस और नो। इसका मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन में कितना एनर्जी रिलीज हुआ है इसको निकाला जा सकता है। बच्चों को यहां तक की बात क्लियर हो गई बेटा? ज्यादातर जो एनर्जी न्यूक्लियर रिएक्शन में रिलीज होती है वो कहां रिलीज होती है? वो जो फ्रैगमेंट्स है ना डॉटर, उनकी काइनेटिक बन जाती है। यानी गौर से सुनना, ये बात बड़ी अनयूजुअल है। ज्यादातर एनर्जी जो रिलीज हुई है वो किस फॉर्म में? हीट में, लाइट में, किस फॉर्म में? वो फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक है। इसका मतलब तकरीबन हर न्यूक्लियर रिएक्शन में जो डॉटर है ना, वो बहुत स्पीड से बाहर आ रहे होते हैं, अनबिलीवेबल स्पीड से बाहर आ रहे होते हैं। यस, लेकिन क्या इनमें से कुछ गैमा रेडिएशन में भी कन्वर्ट होती है एनर्जी? थोड़ी सी। सो थोड़ी सी एनर्जी जो है, यानी टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिलीज हुआ है, भले मास, बच्चों देखो ना जरा, इस बात पे गौर तो करो, ये सी स्क्वायर बनेगा क्या? सी स्क्वायर बनेगा क्या? सी स्क्वायर बनेगा 9 10 टू द पावर 16। सी स्क्वायर इतनी बड़ी वैल्यू है, तो अगर कोई छोटा सा भी मास है जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी उसके अगेंस्ट बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में पेरेंट न्यूक्लियस के मास का एक हिस्सा जाया हो जाता है, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन एनर्जी जो बनती है वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। कहां होता है फिर वो एनर्जी? मोस्ट ऑफ दैट एनर्जी बिकम्स द काइनेटिक ऑफ दीज फ्रैगमेंट्स, सो दे गो आउट एट हाई स्पीड्स। और इस एनर्जी का एक छोटा सा हिस्सा रेडिएशन में कन्वर्ट होता है। जो फ्रैगमेंट्स को काइनेटिक एनर्जी मिलती है, आपको लगता है वो भागेंगे इधर उधर? जब वो सराउंडिंग में भागेंगे, अगर इस कमरे में ऐसा हो रहा हो, तो जब वो पार्टिकल यहां वहां भागेंगे तेजी से, तो आपको लगता है वो एयर के पार्टिकल को टकरा टकरा के अपनी काइनेटिक एनर्जी लूज करेंगे। और एयर के पार्टिकल्स को जब काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो क्या होता है? टेम्परेचर राइज। किसी भी पार्टिकल का, किसी भी मीडियम में एटम्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट एनर्जी होती है ना बच्चों। तो अगर फर्ज कर लो कि यहां पे कमरे के कोने में एक न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है चुपचाप, वो न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है, वहां से जो डॉटर न्यूक्लियाई हैं, फॉर एग्जांपल यही दोनों, वो बहुत स्पीड से बाहर आ रहे हैं। जब वो बहुत स्पीड से बाहर आएंगे तो हमारे कमरे में एयर के पार्टिकल को टक्करें मारेंगे और उनको अपनी काइनेटिक एनर्जी दे देंगे। तो उससे क्या होगा? मीडियम में हीट इवॉल्व होगी, हीट पैदा होगी और टेम्परेचर राइज हो जाएगा। तो हमें फील होगा कि इस कमरे में गर्मी बढ़ रही है। कैसे? कि कोने में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है। सो हम कह सकते हैं इवेंचुअली वो जो न्यूक्लियर एनर्जी है जो रिलीज हो रही है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन ये तो नहीं कह सकते ना कि न्यूक्लियर रिएक्शन से हीट रिलीज होती है। हाँ बेटा, रिलीज क्या होता है? रेडिएशन थोड़ी बहुत, और रिलीज होती है काइनेटिक एनर्जी, वो इवेंचुअली कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में। लिखो, मोस्ट ऑफ द एनर्जी रिलीज्ड, most of the energy released becomes the kinetic energy, becomes the kinetic energy of the fragments, yeah, kinetic energy of the fragments ही लिख लो, kinetic energy of fragments, kinetic energy of fragments, which eventually converts into thermal energy, which subsequently converts into thermal energy and causes temperature rise. बेटा मेरी बात सारी समझ आ गई है? which subsequently converts into thermal energy, which later on converts into thermal energy, temperature rise. डन हो गया? ध्यान से सुनना, अगली बात सुनना। न्यूक्लियर रिएक्शंस की बहुत सारी टाइप्स हैं। मिसाल में एक अल्फा पार्टिकल थोड़ी देर पहले किस में जाके घुस गया था? नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में।
इस दफा अल्फा पार्टिकल को मिल गया एक बेरिलियम न्यूक्लियस। वैसे बेटा बहुत सारे हैं, मैं तो थोड़े बहुत जो जिनके नंबर्स याद हैं वो बता रहा हूं, वैसे बहुत हैं रिएक्शंस। तो बेरिलियम के न्यूक्लियस में जाके बैठ गया है। बेरिलियम का न्यूक्लियस बड़ा सीधा सादा सा शरीफ सा न्यूक्लियस है, स्टेबल। जैसे ही फॉरेनर आया उस फैमिली में, तो फैमिली में हो गई डिस्टर्बेंस, राइट। और डिस्टर्बेंस की वजह से वही हुआ जो मैंने पहले कहा था, ये टूट जाएगा दो में। अब जब ये दो में टूटेगा तो आपके पास यहां से इसके आने की वजह से एक कार्बन कन्वर्ट होता है, यानी इट रिलीजेज अ कार्बन, और कार्बन के साथ यहां पे कार्बन 12 है, और यहां पे आपके पास ये नंबर 4 है तो 13। यहां से आपके पास बनता है एक क्या क्या बनेगा, मैं बना के दिखाता हूं आपको। अगर एक बेरिलियम न्यूक्लियस हो, रिएक्शन लिख के देख लेते हैं कैसे बैलेंस होगा। बस बेटा किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या मैं आपसे कहूं, क्या मास कंजर्व्ड होता है? पूछ रहा हूं आपसे, मास कंजर्व्ड होता है? क्यों नहीं होता? कैसे कैसे आंसर करोगे? हम कहेंगे मास का एक हिस्सा जाया हो गया। किसमें कन्वर्ट हुआ? एनर्जी में। इसका मतलब मास कंजर्व्ड नहीं है। अच्छा, क्या एनर्जी कंजर्व्ड है? नहीं। एनर्जी के कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या पढ़ा है बचपन में आपने? एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉ बी यहां क्रिएट हो रही है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में एनर्जी क्रिएट हो रही है ना? कैसे क्रिएट हो रही है? मास कन्वर्ट हो रहा है। इसका मतलब है न्यूक्लियर रिएक्शन में ना मास कंजर्व्ड होता है ना एनर्जी कंजर्व्ड होती है, लेकिन उनका टोटल कंजर्व्ड होता है। जितना मास जाया होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। लिख लो, इन न्यूक्लियर रिएक्शंस neither total mass nor energy is conserved. But the total of mass and energy is conserved. Total of mass and energy is conserved. Right? बेटा अगली बात पहले सुन लो फिर लिखना। न्यूक्लियर रिएक्शन में एक चीज जो कंजर्व्ड होती है वो है प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियन नंबर। कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो, टोटल प्रोटॉन नंबर और टोटल न्यूक्लियन नंबर नहीं बदलता। मिसाल में मैंने अभी अभी कुछ देर पहले एक रिएक्शन लिखा था, मैं दोबारा लिख देता हूं। मैंने रिएक्शन लिखा था कि एक हीलियम का न्यूक्लियस यानी अल्फा पार्टिकल जाके बैठ गया था एक नाइट्रोजन के न्यूक्लियस में, राइट। रिएक्शन के बाद एक बना ऑक्सीजन जिसके नंबर थे 8 और 17। बेटा ये बताना है कि आपके ख्याल में रिएक्शन से पहले प्रोटॉन नंबर की टोटल वैल्यू क्या है? 9। इसका मतलब आफ्टरवर्ड्स भी 9 होना चाहिए। अगर आफ्टरवर्ड्स 9 होगा इसका मतलब है ये तो 8 है, इसका मीनिंग एक और पार्टिकल होगा जिसका प्रोटॉन नंबर। दूसरी तरफ देखो न्यूक्लियन नंबर है 4 एंड 14 कितना हुआ? 18। यहां कितना है? 17। इसका मतलब एक और चीज जो होगी उसका न्यूक्लियन नंबर भी 1 होगा। ऐसी कौन सी चीज होती है जिसका प्रोटॉन नंबर भी 1 हो, न्यूक्लियन नंबर भी 1 हो? हाँ, प्रोटॉन मतलब सिंगल प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन का न्यूक्लियस। यस। तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में प्रोटॉन नंबर भी कंजर्व्ड होते हैं, न्यूक्लियन नंबर भी कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड क्या नहीं होता? मास, क्योंकि सम ऑफ द मास इज डीकेड। वो मास नंबर है बेटा, मास इन ग्राम्स नहीं है। अब जरा गौर से सुन लेना, जो तुम्हारे जहन में सवाल आ रहा है ना वो सबके भी आना चाहिए। न्यूक्लियन नंबर चेंज नहीं हुआ, मास चेंज हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि कुछ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं। अगर कोई न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए, सोचो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ तो न्यूक्लियन नंबर पे तो फर्क नहीं आया ना, लेकिन हम कह सकते हैं मास इन ग्राम पे फर्क आ जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन का मास ज्यादा है और प्रोटॉन का मास। तो न्यूट्रॉन नंबर और न्यूक्लियन नंबर, प्रोटॉन नंबर कंजर्व्ड होते हैं। एग्जाम्पल सुनना, अगर मैं आपसे कहूं एक और न्यूक्लियर रिएक्शन था, एक और न्यूक्लियर रिएक्शन था
उसमें बेरिलियम के न्यूक्लियस में अल्फा पार्टिकल जाके बैठ गया था और एक कार्बन बना था। तो जरा देखते हैं और क्या बनेगा, गौर से देखना बेटा और जज करना। ये बताओ रिएक्शन से पहले ये नंबर 2 और 4 है तो 6 हुआ ना, ये नंबर 6 यहां पे हो गया। तो बताएं जो एक और चीज बनेगी उसका प्रोटॉन नंबर क्या होगा? 0। ओके गुड, प्रोटॉन नंबर 0 हो गया। अब देखते हैं न्यूक्लियन नंबर, ये 4 and 19, 4 and 9 कितना बना? 13। तो इसका मतलब यहां भी 13 होना चाहिए, तो 12 तो ऑलरेडी है। क्या मिलेगा? ऐसी कौन सी पार्टिकल है जिसका प्रोटॉन नंबर तो 0 है लेकिन न्यूक्लियन नंबर 1 है? न्यूट्रॉन। इसका मतलब इट इज अ यस। इसके बाद देयर इज अनदर रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या, अब इनमें से बच्चों को क्या याद करने कि बेरिलियम में जाएगा तो कार्बन? नो, याद कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ याद रखना है प्रोटॉन नंबर न्यूक्लियन नंबर कंजर्व्ड होंगे, वो निकालना आना चाहिए। जैसे अब मैं आपसे कहूं यहां पे एक सिंगल प्रोटॉन एक लिथियम के न्यूक्लियस में बैठ गया जाके, वही कुछ किया डिस्टर्बेंस वाली बात, और इसने उसको तोड़ दिया, एक्सप्लोड कर दिया, और इसमें से निकला 2 अल्फा पार्टिकल। एक अल्फा पार्टिकल का मास नंबर 4 और ये है, एक और भी अल्फा पार्टिकल निकला है। तो क्या कोई और पार्टिकल, कोई और चीज निकलने की गुंजाइश है? देखते हैं। क्या नंबर था बेटा? ये 4, इट इज 4। और ये क्या है? 8, इट इज। इसका मतलब है यहां कोई छोटा मोटा पार्टिकल निकलने की गुंजाइश। तो बच्चों ये न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं। तो हम यहां पे अगली लाइन में लिख रहे हैं कि इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन the proton and nucleon number remain conserved Is this copied? Clear? बच्चों कोई मसला तो नहीं है? प्रोटॉन एंड न्यूक्लियन नंबर रिमेन कंजर्व, राइट। अच्छा बेटा, अब अगर मैं फॉर एग्जांपल जल्दी जल्दी जितनी सारी बातें हुई मैं इनको भी ऑर्गेनाइज करके भेजूंगा। आई हैव इंक्लूडेड बहुत सारे न्यूक्लियर रिएक्शन साइड में, मैं आपको भेज रहा हूं। आप सिर्फ जल्दी जल्दी सुने, मुझे कुछ ऐड करना है बिफोर द एंड ऑफ टुडेज क्लास। गौर से सुनना। क्या हम कह सकते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में चेंज अकर्स इनसाइड अ न्यूक्लियस? पहली बात। नंबर 2, इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन देयर इज ऑलवेज अ डिक्रीज इन मास विद वेरी फ्यू एक्सेप्शंस। मास हमेशा कम होता है। द टोटल मास ऑफ द पेरेंट साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन टोटल मास ऑफ द डॉटर साइड। द डिक्रीज इन मास, उसको वैसे मास डिफेक्ट बोलते हैं, लेकिन वो अभी ये टर्म आपके कोर्स में नहीं है। मास डिफेक्ट मतलब लॉस ऑफ मास। जितना मास डिफेक्ट होता है, जितना लॉस होता है मास, वो कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। व्हाट इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग आउट दिस वैल्यू ऑफ एनर्जी? इक्वल्स टू mc², राइट। वो एनर्जी ज्यादातर रिलीज होती है फ्रैगमेंट्स की काइनेटिक एनर्जी में, और बहुत छोटा सा हिस्सा रेडिएशंस में कन्वर्ट होता है। यस, ओके। अगली बात, जब फ्रैगमेंट्स उस काइनेटिक एनर्जी को लेके मीडियम में निकलते हैं तो मीडियम के पार्टिकल मतलब एयर के पार्टिकल को टक्करें मारते हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी को जाया करते हैं। वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है हीट एनर्जी में, और मीडियम का टेम्परेचर राइज होता है। इससे न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से हीट इवॉल्व करती है, टेम्परेचर राइज करता है। तो क्या हम इसको यूं कहें कि न्यूक्लियर रिएक्शंस रिलीज हीट? इज दैट ओके? नो, दे डू नॉट रिलीज हीट, दे प्रोड्यूस हीट एनर्जी इवेंचुअली। मतलब रिलीज तो नहीं हो रही ना बेटा हीट एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी जो रिलीज हो रही है न्यूक्लियस में से या न्यूक्लियर रिएक्शन में से, वो काइनेटिक एनर्जी है फ्रैगमेंट्स की, डॉटर न्यूक्लियाई की काइनेटिक एनर्जी। बच्चों मेरी बात कन्वे हो गई बेटा यहां तक? इसके बाद यहां से हमारे पास ओ लेवल के बच्चों के लिए गौर से सुनना बेटे, 2 बड़े फेमस रिएक्शंस हैं। एक का नाम है न्यूक्लियर फिशन, एक का नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। व्हाट इज न्यूक्लियर? जितनी बात समझ ली है ना सो फार, उससे बहुत आसानी हो जाएगी आगे समझने में। तवज्जो से चीजों को देखना।
व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन? एक बड़ा भारी सा एटम है यूरेनियम। ये न्यूक्लियस आपके ख्याल में स्टेबल है या अनस्टेबल? ये पहले से परेशान बैठा हुआ है, और अगर इसको आप कुछ ना तंग करें मजीद तो ये खुद एक अल्फा पार्टिकल इमिट करके थोरियम बन जाएगा। यही सीखा है हमने। यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है, डिस्टर्ब न्यूक्लियस है, पहले से नेचर नहीं, अल्लाह मियां ने उसको डिस्टर्ब बनाया है। उसके अंदर डिस्टर्बेंस है, इंस्टेबिलिटी है, तो वो अपने अंदर से अल्फा को बाहर फेंकेगा और थोरियम में कन्वर्ट हो जाएगा। अल्फा की नेचर है। लेकिन अगर इससे पहले कि वो कुछ करें, आप इसको मजीद डिस्टर्ब करने के लिए एक यहां पे न्यूट्रॉन अंदर भेज दें, एक न्यूट्रॉन अंदर पहुंचा दें, तो बेटा ये बताओ ये परेशान किसकी वजह से था? पहले से क्यों परेशान था? ये न्यूट्रॉन्स थे, इसको तंग कर रहे थे। इतने ज्यादा 143, इतने ज्यादा न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू 92 प्रोटॉन्स, इतने ज्यादा न्यूट्रॉन पहले से उसको तंग कर रहे थे। एक और पहुंच गया, हम कह सकते हैं इनस्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। अब ये इनस्टेबिलिटी इतनी बढ़ेगी कि ये अपने अंदर से अल्फा नहीं फेंकेगा बाहर, ये दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, टूट जाएगा, एक्सप्लोड हो जाएगा। सो गौर से समझना, ऐसा नहीं हुआ है कि न्यूट्रॉन ने आके तेज टक्कर मारी तोड़ दिया। नो, न्यूट्रॉन सॉफ्टली इसके अंदर लॉन्च हुआ है। न्यूट्रॉन ने इसको आके तो ऐसा नहीं है हैमर करके टक्कर मार के तोड़ी है। नो, न्यूट्रॉन, इसे कहते हैं स्लो न्यूट्रॉन, थर्मल न्यूट्रॉन। ये लॉन्च हुआ न्यूक्लियस के अंदर, फैमिली में जाके बैठा, उसने सारी फैमिली को मजीद डिस्टर्ब कर दिया, और ये फैमिली जो कि पहले से डिस्टर्ब थी, ये मजीद डिस्टर्ब हुई और टूट जाएगी दो फ्रैगमेंट्स में। उसमें से एक फ्रैगमेंट, फैमिली के कुछ मेंबर्स अलग हो जाएंगे और वो बनाएंगे एक बेरियम का न्यूक्लियस, और कुछ मेंबर्स अलग हो जाएंगे, वो बनाएंगे क्रिप्टॉन का न्यूक्लियस। आप इनमें से किसको बोलोगे पेरेंट न्यूक्लियस? यूरेनियम। डिस्टर्बिंग फैक्टर प्रोजेक्टाइल कौन है? न्यूट्रॉन। डॉटर न्यूक्लियर कौन है? बेरियम क्रिप्टॉन। इस बेरियम क्रिप्टॉन की जगह स्ट्रोंशियम जीनॉन भी हो सकते थे, और भी ऑप्शंस हैं। तो अगर बेरियम क्रिप्टॉन ही है मिसाल में, तो सिर्फ बेरियम क्रिप्टॉन नहीं आते। एक नई बात यह है कि यहां पे 3 या 2 फ्री न्यूट्रॉन्स भी आते हैं। फ्री न्यूट्रॉन्स, अकेले, आइसोलेटेड। और यहां से कोई बहुत ही जबरदस्त अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होता है। वो एनर्जी आपके ख्याल में किस फॉर्म में रिलीज होगा? काइनेटिक की फॉर्म में। और काइनेटिक की फॉर्म में रिलीज होगा तो वो क्या करेगा? एक बहुत ज्यादा हीट डेवलप करवाएगा सराउंडिंग एयर पार्टिकल्स में, तो बहुत बड़ी एनर्जी रिलीज होगी। बेटा पहली बात कन्वे हो गई। अगली बात, ये जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले हैं, क्या मैं कह सकता हूं वो 3 यूरेनियम को जाके तंग कर सकते हैं? अगर ऐसा है कि मैंने ये जो किया, इसमें जो यूरेनियम का न्यूक्लियस मैंने दिखाया, एक ड्रम में भरा हुआ यूरेनियम है। एक ड्रम के अंदर, एक कंटेनर के अंदर यूरेनियम भरा हुआ है। एक यूरेनियम के न्यूक्लियस में डिस्टर्बेंस हुआ, तो मैं कह सकता हूं वो तो टूटा अपनी जगह, जो टूटा है वो तो हुआ जो हुआ उसके साथ। लेकिन उसमें से 3 न्यूट्रॉन्स जो निकलेंगे, आपको लगता है वो 3 न्यूट्रॉन्स अगले 3 यूरेनियम को जाके तंग कर देंगे? यस, वो जो 3 यूरेनियम डिस्टर्ब होंगे, आपको लगता है उनमें से 9 न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। हर यूरेनियम में से, है ना बेटा, एक यूरेनियम, आपने तो एक न्यूट्रॉन को भेजा था उसकी तरफ, उस एक न्यूट्रॉन ने एक न्यूक्लियस को डिस्टर्ब करके तोड़ दिया। वो जो एक टूटा, उसमें से एक बेरियम क्रिप्टॉन निकला, बहुत एनर्जी निकली, सही है। 3 न्यूट्रॉन्स और निकला है। वो जो 3 न्यूट्रॉन्स निकले, आपको लगता है वो 3 यूरेनियम के न्यूक्लियस अगर आसपास होंगे मजीद, मैंने कहा ड्रम भरा हुआ है, तो वो उन 3 में जाके बैठ जाएंगे। वो 3 टूटेंगे तो उनमें से 3 में से अलग अलग पेयर निकलेंगे, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन, बेरियम क्रिप्टॉन। हम कह सकते हैं 9 जो न्यूट्रॉन्स निकलेंगे, वो 9 को जाके तंग करेंगे, वहां से 27 निकलेंगे। कहना ऐसे एक चेन बन जाएगी। इस चेन रिएक्शन को, सबसे पहले इस रिएक्शन को बोलते हैं फिशन, और इस रिएक्शन के इस टाइप को, दिस इज द फिशन बेटा, दिस इज द फिशन। इस फिशन में आपको क्या याद रखना है? प्रोटॉन नंबर भी कंजर्व्ड होगा और न्यूक्लियन नंबर भी
कंजर्व्ड होगा। अगर यहां पे आपको मिसाल में इस रिएक्शन में, ये 3-4 एग्जांपल्स मैंने पास्ट ईयर से उठा के डाली हैं, अगर फॉर एग्जांपल यहां पे कहा जाता यहां पे न्यूट्रॉन कितने इमिट हुए पता नहीं है, तो क्या हम खुद हिसाब लगा सकते थे कि भाई ये 92 है तो ये मिलके 92 बन रहा है। यस, ये 92 बन रहा है, मैं कह रहा हूं बन रहा है, राइट। लेकिन ऊपर ये बन रहा है 236। 141 प्लस 92 करना कितना बनता है? 236 नहीं बनेगा, 233। अगर ये 233 बन रहा है तो हमें लगता है ना कि यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स निकलने की गुंजाइश है। तो आपसे पूछ सकता है बताओ यहां पे कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, तो हम यहां से हिसाब लगा के बता सकते हैं 3 होंगे। बच्चों को मेरी बात समझ आई है? तो वो जो 3 और ऐसे तरह बेटा 2 भी हो सकते थे और इसी तरह कभी इससे भी ज्यादा हो सकते थे। तो 3 न्यूट्रॉन्स जो निकले वो जाके इधर उधर शरीफों की तरह बैठ नहीं जाएंगे, बल्कि वो जाके मजीद को तंग करेंगे। तो हम कह सकते हैं इस रिएक्शन की हालत कुछ ऐसी हो जाएगी। पिक्चर पे गौर करना बेटा। एक यूरेनियम को एक न्यूट्रॉन ने जाके डिस्टर्ब किया, उसने एक बेरियम क्रिप्टॉन तो दिया जो दिया, उसने साथ में 3 न्यूट्रॉन्स निकाले। उन 3 न्यूट्रॉन्स ने आगे जाके गौर करें, उन 3 न्यूट्रॉन्स ने जाके 3 यूरेनियम को तंग किया और उन 3 ने जो पेयर निकाले बेरियम क्रिप्टॉन के वो तो हटा दो, लेकिन साथ में उन्होंने ये इतने सारे न्यूट्रॉन 9 न्यूट्रॉन्स एमिट कर दिए। और फिर जो 9 जाके बैठेंगे 27 को, फिर 27 टाइम्स 3 एंड सो ऑन। बच्चों को मेरी बात समझ आ रही है? क्या मैं कह सकता हूं ये एक अनकंट्रोल्ड चेन बन जाएगी? यस। ये बताओ अगर हमें यहां से एनर्जी मिल रही हो और उसका रेट बढ़ते चले जा रहा हो, तो ये किसी पीसफुल पर्पस में इस्तेमाल हो सकती है? मैं और आप जिस एनर्जी को इस्तेमाल कर सकते हैं ना बेटा, हम एनर्जी के बच्चों 3 काम कर सकते हैं। नंबर 1, हम उसको डायरेक्टली यूज कर लें, उस एनर्जी को कहीं यूज कर लें डायरेक्टली, उसका हीट बना, उसका इलेक्ट्रिकल बना लें, उसका कुछ और कर लें, हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। एक। नंबर 2, हम उसको स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3, हम उसे किसी कंज्यूमर को सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेटा वो एनर्जी सोचो, वो एनर्जी जो अपने रेट में रैपिडली बढ़ रही हो, यहां से अगर एनर्जी ई रिलीज हुई थी तो मैं कह सकता हूं अगले स्टेप पे 3 टाइम्स ई, अगले स्टेप पे 9 टाइम्स ई, उसके अगले स्टेप पे 27 टाइम्स ई। ये तो बढ़ती ही जा रही है। ये अनकंट्रोल्ड एनर्जी होगी, इससे सिर्फ डिजास्टर हो सकता है। आपने एटॉमिक एक्सप्लोजन के नाम सुने ना, न्यूक्लियर बॉम्ब्स, तो यही स्कीम है। एनर्जी इतने बड़े रेट पे रिलीज होती है, तेजी से बढ़ रहा होता है कि वो कंट्रोल ही नहीं हो सकता, उसका कोई पीसफुल यूज नहीं है। बच्चों को बात समझ आ गई है? एक पॉइंट इसमें बस मैं ऐड कर दूं, अगर कोई तरीका ऐसा कर लिया जाए कि ये तो मतलब ये तो डिजास्टर है, फिर इससे तो कुछ भी नहीं हो सकता, फायदा नहीं है फिशन का, फिशन रिएक्शन तो नुकसान दे हमेशा। जैसे यहां पे 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए थे, तो एनर्जी रिलीज का जो रेट होगा वो होगा 1:3। यहां पे 2 शायद न्यूट्रॉन्स निकलेंगे तो एनर्जी का रेट होगा 1:2। यहां पे भी 2 निकल रहे हैं 1:2। लेकिन एनर्जी बढ़ ही रही है, तो इस बढ़ती हुई अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम कंट्रोल तो कर ही नहीं सकते, इसका कोई पीसफुल इस्तेमाल नहीं है, इससे नुकसान ही हो सकता है सिर्फ। लेकिन एक काम हो सकता है, अगर कोई ऐसा तरीका करें कि वो जो 3 न्यूट्रॉन्स इमिट हुए हैं उन 3 में से 2 को किसी तरह से किडनैप कर लें, आगे जाने ना दें, और सिर्फ एक को आगे जाने दें, तो ये जो एक होगा ये अपने अंदर से मजीद 3 निकालेगा, उन 3 में से फिर 2 को किडनैप कर लें। ऐसा किया तो जा सकता है ना? कैसे करेंगे वो बात की बात है। लेकिन अगर हम 3 में से 2 को किडनैप कर लें, हर 3 में से 2 को किडनैप कर लें, उन्हें यूरेनियम को डिस्टर्ब ना करने दें, तो क्या ये रिएक्शन एक कांस्टेंट रेट पे सेट हो जाएगा? उसे हम कहेंगे कंट्रोल्ड चेन। ये क्या था? अनकंट्रोल्ड चेन, और वो बन जाएगा कंट्रोल्ड चेन। गौर से देखते रहना बेटा। इस रिएक्शन में एक इनिशियल न्यूट्रॉन ने 2 न्यूट्रॉन को इमिट करवाया, 2 को। जब 2 निकले तो क्या हुआ? एक को हमने किसी तरह से अपने पास रोक लिया, एब्जॉर्ब करवा लिया, एक को जाने दिया, अपना काम करो। वो आगे गया, उसने एक और यूरेनियम को डिस्टर्ब किया, फिर से 2 निकाले, आपने एक और को फिर से एब्जॉर्ब करवा लिया। अगर ऐसा करें तो हम कह सकते हैं ये जो अनकंट्रोल्ड चेन फिशन था, जिसका नुकसान ही नुकसान था, ये बन जाएगा कंट्रोल्ड चेन फिशन, जिसका फायदा हो सकता है। बच्चों को मेरी बात कन्वे हो गई बेटा? सो इसको यहां पे स्टॉप करते हैं आज।
लेकिन बेटा आज आएंगे बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे नोट्स, कॉपी देम ऑल। हाँ जी, प्रिंट आउट कर लीजिएगा। हाँ, पेपर्स मैंने नीचे दे दिए, बल्कि इनके पास हैं शायद, पेपर्स हैं यहाँ, टेस्ट पेपर्स ना। बेटा नोट्स प्रिंट कर लो जरूर, लेकिन मेरा एडवाइस है, अगर कॉपी करोगे ना तो एक दफा लिखोगे याद हो जाएगा सच में। आई नो, बट थोड़ा सा ही काम रह गया बेटा, लास्ट डिटेल चैप्टर है। हाँ, एक्सपेरिमेंट क्या चाह रहे हो?